गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सारे व्यूअर्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। पिछले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया था कैलेंडर, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। पीछे मैंने आप लोगों को बताया था रीजनिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। कैलेंडर के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर का निर्माण किसने किया था, कैलेंडर का आधार क्या है, वर्षों के प्रकार कितने होते हैं और अधिक वर्ष को कैसे पहचानें। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, आया हुआ प्रश्न था, अधिक वर्ष 16, अधिक वर्ष 1600, 1800, 2500 और 2900। शताब्दी वर्ष 1600, 1800, 2500 और 2900 में अधिक वर्ष कौन सा है? शताब्दी वर्ष 1600, 1800, 2500 और 2900 में अधिक वर्ष कौन सा है? ठीक है, हमें यह पहचानना है। तो अधिक वर्ष या शताब्दी अधिक वर्ष की बात करें तो मैंने बताया था कि 400 से डिवाइड करने पर जो भी शताब्दी वर्ष डिवाइड हो जाए पूरी तरह वह अधिक वर्ष होगा। तो इसमें 1600 पूरी तरह से डिवाइड होता है, इसलिए यह शताब्दी अधिक वर्ष होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग विषम दिन या शेष दिन की बात करेंगे। विषम दिन या शेष दिन, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड डेज। इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑड डेज। ठीक है, विषम दिन, शेष दिन, ऑड डेज या रिमेनिंग डेज। अब ये होते क्या हैं? विषम दिन या शेष दिन होते क्या हैं ये समझिएगा। कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर हमारे पास कुल दिन कुछ भी हों, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बच जाता है, जो रिमाइंडर बच जाता है, जो शेष बच जाता है या जो रिमाइंडर बच जाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विषम दिन। तो विषम दिन क्या हुए? कुल दिनों की संख्या को 7 से भाग देने पर बचे हुए या शेष बचे दिनों की संख्या क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी विषम दिन या शेष दिन। नाम से ही स्पष्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेष दिन आपको समझ में आया होगा। तो शेष दिनों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको हम लोग समझते चलते हैं। शेष दिनों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। देखो बच्चों, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कम मेहनत में आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अर्जित कर सकते हैं। और जो टॉपिक लिया है कैलेंडर,
ये आपको टाइम सीक्वेंस के अंतर्गत मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टाइम सीक्वेंस। टाइम सीक्वेंस के अंतर्गत मिलेगा। कैलेंडर इम्पॉर्टेंट है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको टाइम सीक्वेंस के अंतर्गत मिल सकते हैं, जैसे घड़ी, कैलेंडर दोनों इसमें आते हैं। तो कैलेंडर टाइम सीक्वेंस का पार्ट फर्स्ट है, 2 से 3 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपको पता होगा कुछ लोगों का अभी जैसे आरओ लगा होगा, आरओ 2016, उसमें आप लोग देख सकते हैं रीजनिंग के 12-15 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद आप लोअर पीसीएस में भी देख सकते हो, यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं, और लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, दरोगा और रेलवे की वैकेंसी आने वाली है, उसमें आपको रीजनिंग मिल जाएगा। कैलेंडर के क्वेश्चन क्वाइट इम्पॉर्टेंट और क्वाइट ऑफन पूछे जाते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा कैलेंडर बहुत बारीकी से और समझकर पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए शेष दिनों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य इस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, अगर मैं पूछूं 7 दिन या 1 सप्ताह में शेष दिनों की संख्या, 7 दिन या 1 सप्ताह में शेष दिनों की संख्या, तो ये कितनी होनी चाहिए? 7 दिन या 1 सप्ताह में शेष दिनों की संख्या होती है बेटा 0। ठीक है, दूसरा पॉइंट, 10 दिन में शेष दिनों की संख्या, 10 को आप 7 से भाग देंगे, शेष बचेगा 3, तो वहाँ पर विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 3। तीसरा, 20 दिनों में, 20 दिनों में आप 20 को 7 से भाग करें, 7 2 जा 14, रिमाइंडर आपका बचेगा 6। ये विषम दिनों की संख्या है, और विषम दिनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 6 हो सकती है, क्योंकि 7 होते ही 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो विषम दिनों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 6, और न्यूनतम कितनी हो सकती है? 0। इन 2 चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। विषम दिनों की अधिकतम संख्या 6 और न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। चौथा पॉइंट, 30 दिनों वाले महीने में, अब 30 दिनों वाले महीने में कितने दिन होंगे? 30 दिनों वाले महीने में दिनों की संख्या होगी 30। 7 से आप भाग देंगे, 7 4 जा 28, 7 चौके 28, से कितना बचा? 2 बचा, तो यहाँ पर विषम दिनों की संख्या हो गई 2। ठीक है, 31 दिनों वाले महीने में 1 दिन एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट मैंने लिखे। 5 पॉइंट, 7 दिन या 1 सप्ताह में अगर पूछा जाए तो 7 दिन या 1 सप्ताह में शेष दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या 0 होगी। 10 दिन में 3 होगी, 20 दिन में 6 यानी अधिकतम, 30 दिनों में 2 और 31 दिनों में 3। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए विषम दिनों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 0। विषम दिनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 6। ठीक है, 5 पॉइंट हुए थे। 6वां पॉइंट बच्चों, अगला पॉइंट, एक सामान्य वर्ष। कमेंट करिएगा, एक सामान्य वर्ष में कितने दिन? एक सामान्य वर्ष में कितने दिन? 365 दिन।
एक सामान्य वर्ष या 365 दिन में विषम दिनों की संख्या। एक सामान्य वर्ष या 365 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 को 7 से भाग दीजिएगा। 365 को 7 से भाग देने पर आप पाएंगे कि 7 5 जा 35 और 7 2 जा 14, एक शेष बच जाएगा। तो एक सामान्य वर्ष में विषम दिन या शेष दिनों की संख्या जो होगी वो होगी बेटा 1। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन या शेष दिन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है। वहीं पर एक अधिवर्ष में या लीप वर्ष में यानी 366 दिन में विषम दिनों की जो संख्या होगी वो होगी 2। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, इसके बाद आपसे पूछा जाए यहाँ पर कि 100 वर्षों में 200 वर्षों में 300 वर्षों में और 400 वर्षों में 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 5। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 1 और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या होती है 0। 500 वर्षों में अगर पूछा जाए तो 500 वर्षों में फिर 400 के बाद वही 100 वाला चलेगा, तो वहाँ भी आपको उसी तरीके से करते जाना है। ठीक है। इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ें। ये थे शेष दिनों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देते हैं दिनों का चक्र। दिनों का चक्र या डे साइकिल। दिनों का चक्र या डे साइकिल। ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, ये डे साइकिल है। सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। उन्हीं 7 दिनों के आधार पर डे साइकिल बनती है। डे साइकिल का मतलब आप एक सप्ताह रख सकते हो। डे साइकिल का मतलब आप एक सप्ताह रख सकते हो। ठीक है। तो 0 कोड होता है संडे का, फर्स्ट 1 मंडे का, 2 ट्यूसडे, वेडनेसडे,
थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगेन संडे। ठीक है, ये कोड है, हिंदी में भी लिखते रहें, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और ये शनिवार। ठीक है, डे साइकिल के हिसाब से 7 दिनों की जो अवधि होती है वो एक सप्ताह के बराबर होती है। इसी को दिनों का चक्र कहा जाता है। 7 दिनों की जो अवधि होती है एक सप्ताह की, उसे ही क्या कहा जाता है? दिनों का चक्र कहा जाता है। तो दिनों के चक्र को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस भी दिन से दिनों का चक्र शुरू होगा, तो दिनों के चक्र का अंतिम दिन जो होगा बेटा, दिनों के चक्र का अंतिम दिन जिस भी दिन से शुरू होगा उसके ठीक पहले वाला होगा। जैसे सोमवार से शुरू हुआ, अंतिम दिन रविवार आया, गुरुवार से शुरू होता, अंतिम दिन बुधवार होता, शनिवार से शुरू होता, अंतिम दिन शुक्रवार होता। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। दिनों के चक्र के ये कोड आप याद रखिएगा, बहुत काम आने वाले हैं ये कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग दीजिएगा, दिनों के अंतर संबंधी प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं आजकल, दिनों के अंतर से संबंधित प्रश्न। तो हेडिंग दीजिएगा, दिनों का अंतर। दिनों का अंतर। एक प्रश्न लिखिएगा या एक प्रश्न से जरिए इसको समझते हैं। दिनों के अंतर के प्रश्न में एक प्रश्न समझेंगे, क्या है ये? प्रश्न लिखते हैं, शिशिर का जन्म किसी मंगलवार को हुआ था। शिशिर का जन्म किसी मंगलवार को हुआ था। प्रमोद शिशिर से 456 दिन बड़ा है। प्रमोद शिशिर से 456 दिन बड़ा है। तो प्रमोद का जन्म किस दिन हुआ? तो प्रमोद का जन्म किस दिन हुआ? ठीक है, अब इसका तरीका समझिएगा। शिशिर मंगलवार को पैदा हुआ है, उसका जन्म किस दिन हुआ है? मंगलवार को। शिशिर से प्रमोद बड़ा है, जो बड़ा है वो पहले आया होगा, सीधी सी बात है। जो बड़ा है वो पहले आया होगा, जो छोटा है वो बाद में आया होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी का जन्म सन 1994 को है, किसी का जन्म सन 1994 को हुआ है। उससे जो 3 साल बड़ा होगा वो 3 साल पहले, यानी 94 में से आप 3 घटाएंगे। तो 94 में से जब आप 3 घटाएंगे, 94 - 3 यानी 91 में उसका जन्म हुआ रहा होगा, और बाद वाले के लिए आपको जोड़ना है। तो इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के लिए हमेशा क्या करेंगे? पहले के लिए घटाएंगे और बाद के लिए बच्चों जोड़ेंगे। पहले के लिए घटाएंगे और बाद के लिए बच्चों क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आइए, शिशिर का जन्म मंगलवार को, प्रमोद उससे 456 दिन बड़ा है। तो दिनों का जो ये अंतर है बेटा, वो कितने दिन का है? 456 दिन का। इस 456 दिनों में जो डे साइकिल है वो कितनी बार हुई, ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे? 456 को 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग दीजिए, कितनी बार? 7 × 6 = 42, 7 × 5 = 35,
जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? रिमाइंडर आया 1। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1। यानी जो विषम दिन हुए 456 दिन में, वो कितने हुए? 1 विषम दिन। तो हमको क्या करना है? मंगलवार का कोड आप देखेंगे, मंगलवार का कोड था 2। पहले के लिए जाना है इसलिए इसको घटाएंगे। मंगलवार से 1 घटाया, कितना आया बेटा? 1 आया। और पहला दिन क्या है? सोमवार। यानी प्रमोद का जन्म किस दिन होगा? सोमवार को होगा। फिर से समझ लीजिएगा, शिशिर का जन्म हुआ है किस दिन? शिशिर का जन्म हुआ है मंगलवार को। और मंगलवार का कोड होता है कितना? 2 होता है। मंगलवार का कोड कितना होता है? 2 होता है। तो मंगलवार के सामने हमने यहाँ पर 2 रखा। 456 दिनों में कितने विषम दिन होंगे? इसके लिए हमको 456 को 7 से भाग देना है। 65 बार गया, 1 हमारे पास शेष बचा। प्रमोद बड़ा है, पहले आएगा, पहले के लिए घटाएंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आएगा। यानी प्रमोद का जन्म किस दिन हुआ? सोमवार को हुआ। ठीक है, समझ में आया? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रखर विशाल से 26 सप्ताह बड़ा है। प्रखर विशाल से 26 सप्ताह बड़ा है और विशाल प्रतिमा से 356 दिन बड़ा है। ठीक है, प्रखर विशाल से 26 सप्ताह बड़ा है और विशाल प्रतिमा से 356 दिन बड़ा है। यदि प्रतिमा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, किस दिन बेटा? शुक्रवार। यदि प्रतिमा का जन्म शुक्रवार को हुआ हो तो बताइए प्रखर का जन्म किस दिन हुआ? ठीक है, तो प्रश्न में आपको दिया है प्रतिमा शुक्रवार को हुई है, विशाल उससे 356 दिन बड़ा है और प्रखर विशाल से 26 सप्ताह बड़ा है। तो प्रतिमा शुक्रवार को हुई है, शुक्रवार का कोड उसके सामने लिखिए, 5 आया। 356 दिन को आप भाग देंगे, प्रतिमा शुक्रवार, विशाल पहले हुआ है। 356 को 7 से भाग देने पर यहाँ से विषम दिनों की संख्या कितनी निकलेगी? 6 विषम दिन। कितने विषम दिन? 6 विषम दिन। ठीक है, अब आपको शुक्रवार 5 में से 6 घटाना है। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो कैसे होगा इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे सप्ताह अपने आप को हर 7 दिन पे रिपीट करता है, वैसे एक शुक्रवार 7 दिन बाद अपने आप को रिपीट करेगा। तो शुक्रवार 5 है, इसमें अगर मैं 7 जोड़ दूं और 12 लिख दूं तो क्या इसमें कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा ना। 7 मतलब एक सप्ताह। अगर मैं किसी शुक्रवार में 1 सप्ताह जोड़ दूं, 2 सप्ताह जोड़ दूं तो वहाँ पे कोई अंतर आने वाला नहीं है। 7 दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा, उसके 7 दिन बाद फिर शुक्रवार आएगा। तो इस शुक्रवार में हम 7 जोड़ देते हैं तो 7 और 5 कितना हो गया? 12 हो गया। इस 12 में से अब आपको पहले जाना है, तो पहले के लिए 6 क्या करेंगे भाई? पहले के लिए 6 हमको क्या करना है? घटाना है। 12 में से 6 हमने घटाया, कितना आएगा? 6 आएगा। यानी विशाल का जन्म किस दिन हुआ? शनिवार को हुआ। अब ये बताओ, अगर एक हफ्ते या 7 दिन में विषम दिनों की संख्या 0 है तो 10 हफ्ते में कितनी होगी? 0 होगी। 15 उसमें भी 0 होगी।
26 हफ्ते में कितनी होगी बेटा? 26 हफ्ते में भी विषम दिन कितने होंगे? 26 हफ्ते में भी 0 होंगे विषम दिन। तो जब विषम दिन 0 हो गए तो जो दिन इसका था वही दिन तो प्रखर का भी होगा। तो विशाल शनिवार को तो प्रखर का भी जन्म किस दिन होगा? शनिवार को ही होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो दिनों के अंतर के लिए बेसिक चीज़ आपको ये समझनी है दिनों के अंतर में कि पहले के लिए हमको क्या करना है? पहले के लिए हमें घटाना है और बाद के लिए क्या करना है? बाद के लिए हमें जोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ें। अब प्रश्न आता है किसी दी हुई तारीख पर दिन ज्ञात करना। ठीक है, प्रश्न क्या आता है? किसी दी हुई तारीख का दिन ज्ञात करना कैसे करेंगे? पहले इसके नियम समझ लीजिएगा। जब हमको कोई डेट दी जाएगी तो उसका फॉर्मेट होगा डेट, मंथ और ये ईयर। ठीक है, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में हम उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हमको शुरुआत इधर तारीख से नहीं करना है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है वर्ष। महत्वपूर्ण क्या है बेटा? महत्वपूर्ण है वर्ष। तो हमको फोकस करना है वर्ष पे। ठीक है, तो इसमें स्टेप 1 क्या है? जो हमको वर्ष संख्या दी गई हो उस पे फोकस करना है। यदि वह 1999 या उसके पहले की हो, वर्ष संख्या हमारी क्या हो? वर्ष 1999 या उससे पहले की हो, कुछ नहीं करना है। ठीक है, लेकिन अगर 2000 या उसके बाद की हो, दो तरह के रहेंगे, 1999 या उससे पहले और 2000 या उसके बाद। ठीक है, तो 1999 या उसके पहले की हो अगर वर्ष संख्या, तो आखिरी 2 अंक इकाई और दहाई, आखिरी 2 अंक आपको लेने हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा इधर कि अगर वर्ष संख्या हमारे पास मान लीजिए 1994, तो आखिरी के 2 अंक हमारे पास क्या हुए? 94 हुए। आखिरी के 2 अंक हमारे पास क्या हुए? 94 हुए। लेकिन अगर वर्ष संख्या 2000 या उसके बाद की है तो आखिरी 3 अंक लेने हैं। ठीक है, वर्ष संख्या अगर 1999 या उससे पहले की है तो आखिरी के 2 अंक लेने हैं। वर्ष संख्या 2000 या उसके बाद की है तो आखिरी के 3 अंक लेने हैं। जैसे मान लीजिए 99 के पहले का 1994 है, 99 के पहले का 94 है, तो आखिरी के 2 अंक लेने हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही 2000 के बाद का है, यानी मान लीजिए 2007 हो, तो हमको आखिरी के 3 अंक लेने हैं और इन आखिरी के 3 अंक लेकर इसमें 100 जोड़ देना है। क्या करना है? आखिरी के 3 अंक लेने हैं और इसमें 100 जोड़ देना है। तो यहाँ हमको मिलेगा बच्चे 94 और यहाँ पे हमको मिलेगा 007 प्लस 100 यानी 107। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। फिर से समझिएगा, 1999 या उसके पहले का होगा तो आखिरी के 2 अंक लिए जाएंगे। 2000 या उसके बाद का होगा
तो आखिरी के 3 अंक लिए जाएंगे और उसमें कितना जोड़ा जाएगा, 100 जोड़ा जाएगा। ठीक है, आइए स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2, अब यहाँ पर स्टेप 2 में क्या करना है, इसमें क्या करना है, स्टेप 1/4 से प्राप्त भागफल की संख्या। ठीक है, स्टेप 1 में जो नंबर आया, स्टेप 1 में जो नंबर आया, यहाँ हमारे पास 94 है, यहाँ पे 107 है। इसको क्या करेंगे, स्टेप 1 में जो हमारे पास नंबर आया उसको 4 से भाग देंगे और जो भागफल होगा उसकी संख्या हमेशा पूर्णांक में लिखिएगा। शेषफल से मतलब नहीं है, किस में होना चाहिए, वो पूर्णांक में। तो 94 को आप अगर 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 23। और 107 को अगर आप 4 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, बोलो भाई, कमेंट करिए। 26। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर हो गए, एक हमारे पास आएगा 94, दूसरा 94 को 4 से भाग देने पर आया 23, और यहाँ पे हमारे पास 107 था, 4 से भाग दिया तो कितना आया, 26। ठीक है, दो नंबर हो गए हमारे पास, एक 107, एक 126, और यहाँ 107 और 26, और यहाँ पे 94 और 23। ठीक है, दो स्टेप हो गए। दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप का जो नंबर हो उसको 4 से भाग दीजिए, जो भागफल आए वो पूर्णांक में लिखा जाएगा, शेषफल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं स्टेप 3। अब इस ईयर का काम खत्म, अब बात करेंगे माह की। ठीक है, तो माह के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको माह के कोड पे बात करेंगे। उसका कोड आपको लिखना है, जो 12 हमारे पास महीने हैं उनके कोड पर चर्चा करेंगे अभी स्टेप 3 के लिए। ठीक है, तो स्टेप 3 के लिए महीने के कोड क्या होंगे वो देख लेते हैं। एक चार्ट बना लीजिएगा स्टेप 3 पर, इधर लिखिएगा दिन, ठीक है। जनवरी और अक्टूबर, मई, अगस्त, फरवरी, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, इस चार्ट को बना लीजिए। ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे डे साइकिल में भी आपने देखा था, उनके कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 थे, तो वही रहेंगे।
आपको याद रखना है इन महीनों का कोड: जनवरी और अक्टूबर, मई, अगस्त, फरवरी, मार्च, नवंबर, जून, सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, जुलाई। ठीक है, ये नोट कर लो बच्चों। हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये समझिएगा। जिन महीनों के कोड समान हैं, ध्यान दीजिएगा, जिन महीनों के कोड समान हैं, जैसे जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, अप्रैल और जुलाई, इनके कोड क्या हैं? समान हैं। जिन महीनों के कोड समान हैं, कैलेंडर में उन महीनों का कैलेंडर भी समान होगा। लेकिन ये किसके लिए है? ये सामान्य वर्ष के लिए है। किसके लिए है बच्चों? सामान्य वर्ष के लिए। किसी सामान्य वर्ष के कैलेंडर में, जैसे इसी 2020 में तो अधिक वर्ष हो गया, पीछे का देखिएगा 2019 का या 2021 का जो कि सामान्य वर्ष है, उसमें आप देखेंगे जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर सेम होगा, फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम होगा, सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। यानी अगर मैं बोलूं कि 10 जनवरी को कौन सा दिन है, जो 10 जनवरी 2019 को रहा होगा वही 10 जनवरी अक्टूबर को भी रहेगा। 10 अक्टूबर 2019 को भी वही दिन रहेगा। आप देखोगे 15 फरवरी 2019 को जो दिन, वही 15 मार्च 2019 को, वही 15 नवंबर 2019 को, सेम ऐसे सितंबर, दिसंबर और अप्रैल और जुलाई का, लेकिन सामान्य वर्ष के लिए। तो सामान्य वर्ष में ये कोड होते हैं। लेकिन अगर अधिक वर्ष हो तो क्या होगा वो समझिएगा, नोट कर लीजिएगा इसको। अधिक वर्ष होने पर जनवरी का कोड और फरवरी का कोड बदलेगा। अधिक वर्ष होने पर जनवरी का और फरवरी का कोड बदलेगा। अधिक वर्ष होने पर जनवरी का और फरवरी का कोड बदलेगा। जनवरी का कोड 0 के बजाय 6 हो जाएगा। कितना बेटा? जनवरी का कोड 0 के बजाय 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 के बजाय 2 हो जाएगा। जनवरी का कोड 0 के बजाय 6 हो जाएगा और फरवरी का कोड 3 के बजाय 2 हो जाएगा। किसमें? अधिक वर्ष में। तो 2020 में अगर आप देखोगे जनवरी का कैलेंडर किससे मिलेगा? अप्रैल और जुलाई से, क्योंकि उनका कोड कितना है? 6 है। फरवरी का कोड अगस्त के कोड से मिलेगा। आप इस महीने के कोड को, इस महीने की तारीख को अगर देखोगे, फरवरी से मैच करोगे तो सारी तारीखें और दिन मैच करेंगे। ठीक है, तो फरवरी का कोड जो है वो अधिक वर्ष में 2 हो जाता है और जनवरी का 6। ये नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कि अधिक वर्ष में जनवरी का कोड 0 के बजाय 6 और फरवरी का कोड 3 के बजाय 2 हो जाएगा। शेष सभी समान होंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न पूछा जाए कि वर्ष 2015 में कौन से महीने का कैलेंडर फरवरी माह के समान होगा? 2015 में कौन से महीने का कैलेंडर फरवरी के समान होगा? तो 2015 एक सामान्य वर्ष है। फरवरी के समान कैलेंडर किसके होंगे? मार्च और नवंबर के। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, सही है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है बच्चों, अगर ये कैलेंडर का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो लेक्चर्स देखते समय इसको लाइक करिए,
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बगल में बेल आइकन है ऊपर की तरफ, उसको आप प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप, इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने दोस्तों तक, जिससे वो भी लाभान्वित हो सकें, उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है बच्चों, ओके, गुड नाइट बच्चों। इसके आगे के लेक्चर्स अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। जय हिंद।